हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज्योति गागरा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वर्टिकल में। तो आज मैं आपको DSSB का प्राइमरी शिक्षक परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये जो एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट 28/10/2018 का ये क्वेश्चन पेपर है और आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न आए हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की परीक्षा आ रही है, किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 भाग 1 सामान्य ज्ञान सामान्य जानकारी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पाटनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होशियारी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये कहाँ की है। तो ये गुजरात की है और इसकी व्याख्या भी आपको साथ के साथ दी गई है कि भारत देश अनेक भागों में भेड़ों को ऊन हेतु पाला जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में 3 बेहतर नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं, जिसमें पाटनवाड़ी कॉर्पेट ऊन नस्लों में से एक है। पाटनवाड़ी नस्ल की वाद्याधारी, देसी, चोरोतारी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके नाम है ये। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ों की ऊन बहुत नरम होती है। कैसी होती है इसकी जो ऊन है? नरम, इसीलिए इसका उपयोग होशियारी में किया जाता है। अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है जीवाणु से प्रभावित होते हैं, जैसे एथ्रेक्स, टीबी और कोलेरा, परंतु रूबेला जो रोग है वो जीवाणुओं से प्रभावित नहीं होता। चलिए आइए पढ़ते हैं। रूबेला रोग मुख्य रूप से नाक, गले की लसिका ग्रंथि और फेफड़ों का एक संक्रमण है। रूबेला को जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। रूबेला रोग जीनस रूबी वायरस के द्वारा होता है। एथ्रेक्स, टीबी और कोलेरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। प्रश्न 3 है ये। प्रश्न 3 की अगर हम बात करते हैं तो कैमरे को मैं इस तरीके से आपको भी थोड़ा, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर लिखिए। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है, डेंटमोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन होता है। दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। तो इसमें आपका सी होगा, दोनों सही हैं। इसमें आपको बताना है ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है और डेंटमोलॉजी त्वचा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न 4th, ये तो सभी ने पढ़ा ही है, मोस्ट ऑफ हमारी 8th 9th 10th में काफ़ी। बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे को मीठा सोडा या खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र है NaHCO3 होता है और ये विभिन्न खाना बनाने के व्यंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5th पर। निम्नलिखित पर विचार करो, सही उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो इसका आंसर है सी, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में, और चीटी फॉर्मिक अम्ल। चीटी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है। ये एक प्रबल अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलय को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चींटियों द्वारा उत्पन्न अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। अब रासायनिक रूप से यह एक साधारण कार्बोक्लासिकल अम्ल है, किसी अम्ल है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न पर 6th पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न को काफ़ी बार आपसे ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा। लोहे का जंग लगना, क्योंकि लोहे में जंग लग जाता है। फलों का पकना, ये भी एक क्रिया है। अंडे की आमलेट बनना, ये भी एक क्रिया। उपयुक्त सभी, तो इसमें आपको उपयुक्त सभी होएगा क्योंकि क्रियाएं जो हैं पदार्थ से बनाई जा रही हैं। ओके,
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। गांधी के बाद भारत एक पुस्तक द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो इसमें बी रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है गांधी के बाद भारत, ये लिखी गई। इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देती हूँ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गांधी के बाद भारत इंडिया आफ्टर गांधी नामक पुस्तक की रचना अंग्रेजी भाषा में वर्ष 2007 में की। इस पुस्तक में 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत के इतिहास के संबंध में चर्चा की गई है और भारत गांधी के बाद पुस्तक को वर्ष 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत नेहरू के बाद नामक पुस्तक की रचना की रामचंद्र गुहा ने की है। गांधी बिफोर इंडिया एवं गांधी द ईयर्स डेट चेंज द वार्म्ड इनकी अन्य पुस्तकें हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें की जाती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है, आपको बताना नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से डी आपका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस निकाय को सौर परिवार कहा जाता है जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको अगर तैयारी करनी है तो आप फर्स्ट से लेकर, मैं आपको बीच बीच में बहुत अच्छी बातें बताती रहती हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको ना फर्स्ट से लेकर जो हैं आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। 10th तक आप पढ़िए, आपको वहीं से आपको सारा पेपर देखने को मिलेगा। और वैसे तो अगर इसे बोला जाता है, कहा जाता है कि फर्स्ट से लेकर 8th तक की बुक महत्वपूर्ण होती है, पर आप 10th तक पढ़कर जाएं ताकि आपके एग्जाम से प्रश्न बाहर कोई ना जा पाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य अंतर है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों को पता ही नहीं है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका है 1 AU। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, ठीक है, जिसके चारों ओर सौरमंडल के सभी निकाय परिक्रमा करते हैं। सूर्य और ऊर्जा का भंडार है जिसका छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी लगभग 93 मिलियन मील 150 मिलियन किलोमीटर है, मिली किलोमीटर है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव में स्थित है, क्या स्थित है, हिंद महासागर, ठीक है, ये आप पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें आप आंसर होगा C 0 डिग्री, ठीक है। भारत का मानक रेखांश IST क्या है, 82.5, ठीक है, पूर्व में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको मैं ज़्यादा विस्तार से भी बता रही हूँ जो मुझे सही क्वेश्चंस लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 14। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियों में पाई जाती है, कौन सी, एडीज, ठीक है, सबसे लंबी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको मैं पूरा प्रश्न पत्र करा रही हूँ जो आया हुआ है और ये सॉल्व पेपर है। ये सबसे अच्छी बात है कि सॉल्व है, आपको आसानी हो रही होगी किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये कई बार आ चुका है, कई बार, इसको तो आप याद ही करके जाइए। C अफ्रीका, ठीक है। और ये भी आप याद कर सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वतों का उदाहरण है। ये मैंने बीएड में मेरे क्वेश्चन आया था या सीटेट में भी आया था ये मेरे, तो आप भी इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाएं। बी अरावली में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वन मानसून वन कहलाते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये आप 6 की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन कहलाते हैं, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं सौल, सोगान, पीपल, नीम और शीशम। और ये भारत के
कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें खैर, कीकर, बबूल, ये सारे जो हैं कांटेदार हैं, और ये लाल चंदन ये कांटेदार नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? बी, भारत सरकार का अधिनियम 1919। ये आपको सारे याद करके जाने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? भारत में वन्य जीव, ठीक है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20 हमारे खत्म हो गए। अब चलते हैं हम भाग 2 पर, जिसमें हमारी सामान्यतः बुद्धिमत्ता तार्किक योग्यता आ जाती है, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, समरूपता पूर्ण की करनी है आपको, ठीक है। 5 से 5/6, तो क्या हो गया, 64-49 बैठ रहा है, ठीक है। इसको क्या करा है 4, तो इसने नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें बी होगा। कैसे होगा कि इसमें से इसने ब्रैकेट ले लिया है और 5 में से इसने 1 माइनस कर दिया, और नीचे इसने 6 में से +1 कर दिया, इसको ऊपर क्यूब दे दिया और इसको स्क्वायर दे दिया, और फिर इसको ईजिली निकाल लिया। तो आंसर इसका हो जाएगा 27/64। अब नेक्स्ट है, वर्ग में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें वर्ग में बताना है कि इस वाले वर्ग में क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चंस, जैसे कि इसने क्या किया है कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 5 जोड़े 12 बैठते हैं, और /2 कर दिया इसका। ये देखिए इन दोनों को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 12 आ गया, और 12 को बटे कर दिया 2 से, क्योंकि ये 2 संख्या है। उसके बाद हमारा आ गया 6, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर 6 आ गया, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा, 9 और 1 10, 10/2 करा आ गया 5, 5 का आ गया 25। इन दोनों को जोड़ो, 12 + 4 कितने हो गए, 16, 16 का /2 कर दिया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये इजी क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे सब पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करा, जोड़ों में से सर्वथा भिन्न छांटना है आपको, ठीक है। तो इसमें भिन्न क्या होगा, बी होगा। देखो कैसे, पहले हम जो भिन्न नहीं है उसको ज्ञात करते हैं। जैसे 12 36 है, ठीक है, 12 36 को इसने क्या, 2 गुना 6, 6 दूनी 12, और 6 का स्क्वायर कर दिया, कितने बैठ गए, 36। ऐसे 30 को 2 गुना 15, और 15 का कॉमा लगाया, 15 का स्क्वायर कर दिया, कितना होगा, 15 का स्क्वायर आप करेंगे 225। फिर हम इसमें आ जाते हैं 40 का स्क्वायर बैठ नहीं रहा है, 40 का स्क्वायर बैठता है। अगर हम 40 को आप इससे करो, 2 से गुणा कर दो, तो कितना बैठ रहा है, 4 दूनी 8, 80 बैठ रहा है, और उसका 400 आएगा, पर ये 324 बिठा रहा है, ठीक है। और 18 का क्या, 18 को 9 से 2 गुना करोगे और 9 का स्क्वायर कर दोगे, तो इसमें आपको 9 दूनी 18, और 9 का स्क्वायर कितना बैठता है, 81। तो इसमें से जो जोड़ा भिन्न है वो 40 और 324 है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये, देखिए घन वाले जो हैं आपको प्रॉपर इसको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आप प्रैक्टिस बुक लगाइए, सॉल्व लगाइए, ट्रिक लगाइए। तो इसको आप क्या करेंगे, घन में क्यूब में, इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है C1, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। उक्त घन में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी, 2 के विपरीत होगी, यानी कि 2 का बता रहा है, तो 2 के विपरीत कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आपको ना याद करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, ये वही है कि इतना दे दिया गया है 65 का समीकरण में, इसका सही विकल्प चुन रहा है। इसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसमें आप बोर्ड मास का नियम कर सकते हैं, बोर्ड मास के नियम से आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेरे मित्र का जन्म 4 दिसंबर को हुआ, मैं उससे 20 दिन छोटा हूँ, इस वर्ष बाल दिवस बृहस्पति को हुआ है, मेरा जन्मदिन किस दिन है। अब देखिए इसने कहा है कि मित्र का जन्म 4 दिसंबर को हुआ और मेरा जन्म 15 नवंबर को हुआ,
तो बाल दिवस वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को बृहस्पति है। तो मेरा जन्म कितने को हुआ? शुक्रवार को हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। पी क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है। एस आर से छोटा परंतु पी से लंबा है और टी आर से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? तो इसमें आपको, वैसे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर एक और चीज़ है, मैं आसान विधि बताऊँ आपको। आप ना एक ना लाइन बना लीजिए कि इससे ये लंबा है, इससे इतना लंबा है, इससे लंबा, वो आप आसानी से, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रों में समरूपता पूर्ण करनी है आपको, समरूपता पूर्ण करनी है, ठीक है। तो समरूपता, अब देखिए सीधा सा आंसर है। अब फर्स्ट में आपको वर्ग दिया गया, फिर दोनों आपको वर्ग दे दिए गए। इसमें आपको क्या दिया गया? इसमें आपको नेक्स्ट में आपको दिखा रहा है, ये आपको वृत्त दिखा रहा है। तो आप देखो सिंगल वृत्त, इसमें फर्स्ट में आके डबल वृत्त हो रहा है, इसमें आके आपको डबल वृत्त हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना होगा? सी। सी, ठीक, सी है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं 29। एक बंदर 5 दिनों में 100 केले खा गया। प्रत्येक दिन उसने पिछले दिन से 6 केले अधिक खाए। उसने अंतिम दिन कितने केले खाए? अब देखिए, माना पहले दिन बंदर ने x केले खाए, ठीक है, x प्लस उसने 6 केले पहले खाए, फिर उसने मतलब एक बंदर ने 5 दिनों में 100 केले खाए। तो इसी तरीके से आप डबल सीरीज चलाएंगे, x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 18 प्लस x प्लस 24 इक्वल टू 100। तो अब इनको x कितने हो गए हमारे? 5x प्लस, और हमारी संख्या कितनी बैठी? 60 बराबर 100। x इक्वल टू 40/5, तो हमारे 8 केले। तो अंतिम दिन बंदर द्वारा खाए गए जो केले हैं, 8 जमा 24, 32 केले उसने खाए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, इसमें से आप करके जाना कि राजेश अनिल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अनिल सोनिया का बेटा है, राजेश सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? भाई, बेटा, भतीजा, पिता। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तो हमेशा अपने ऊपर ले लेती हूँ, मैं अपनी फैमिली के मेंबर ही चुन लेती हूँ और उसमें से इस तरीके से करती हूँ। जैसे राजेश अनिल का भाई है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करती हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे इसने राजेश को क्या कहा है? भाई, ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है सुनील की बहन कर दी। उसके बाद अनिल सोनिया का बेटा है, अनिल जो है सोनिया का बेटा है, यानी कि अनिल जो है सोनिया का बेटा है। अब राजेश सोनिया से किस प्रकार, जो राजेश है यानी कि यहाँ पर आ जाइए, अब कहाँ पर? यहाँ पर राजेश भी सोनिया का बेटा, ये जो है ये भी इसका बेटा है, तो इससे किस प्रकार संबंधित है? ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, चलो। यदि राजेश का कूट SBKFTI है तो उर्मिला का कूट क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने में सीधे पहले तो आप हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, A to Z लिख लो। A to Z लिखने के बाद उस पर आप नंबर डाल लो, 1 2 3 1 to Z तक 26 नंबर आपके बैठते हैं। डालने के बाद या तो आप उसे रट लो, जैसे कि R जो है S से है, ठीक है, R जो है S बता रहा है, R से 1 बढ़ रहा है, प्लस A से B जा रहा है, J से K जा रहा है, E से F जा रहा है, S से T जा रहा है, H से I जा रहा है, यानी कि एक एक प्लस हो रहा है। ऐसे ही उर्मिला को आप एक एक प्लस करो, U से V, R से S, M से N, I से J, L से M, A से B। तो ये आपका आंसर क्या होगा? D। ये आपको ना इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर आपका। V S N J M B आएगा, इसमें से कोई भी इसमें से नहीं है। B है, सॉरी, B B B, ठीक है। तो VSN, हाँ, इसमें से ये नहीं होगा, D आंसर होगा, क्योंकि VN तक तो जा रहा है, ये J ये बीच में ही आके काम खराब कर देता है, क्योंकि ये ना जैसे H दिखा रहा है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स 3 शुरू के निकालते हैं, फिर सोचते हैं अरे आंसर तो यही होगा। नहीं, आप जब तक लास्ट तक आंसर ना निकले उसको आप चलाते रहें, फिर आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि फ्रूट का कूट जो है, कूट 58281 है, तो ग्रेप्स का कितना होगा? ठीक है,
तो आप ग्रेप्स का बता दीजिए। इसका नंबर पूछ रहा है तो आप नंबर पे, जैसे कि जी पे 7 आता है, आर पे 9 आता है, 1 पे ए पे 1 आता है। ये तो आपका A to Z के अकॉर्डिंग चलेंगे नंबर। अब चलते हैं चित्र में कितने आयत है। देखिए ये PRT का, आप बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इस क्वेश्चन में, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। विकल्प बी से चित्र में कुल 9 आयत हैं। देखिए 9 आयत बैठ रही हैं। कैसे बैठ रही हैं, चलो मैं बताती हूँ कैसे बैठ रही है। आप ना नाम ले लीजिए, नाम ले लो, इसके नंबर रख लो यार, ठीक है। जैसे कहाँ है, AFBEHLGJIDKC, या आप ऐसे लिख लो ABCD, क्योंकि हम ना सिक्वेंस में चलते हैं, या तो हम ऐसे चलेंगे या फिर हम ऐसे चलेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं ABCD, ठीक है, ABCD। आई से नहीं बीच में, आई, ठीक है, ABCDEFGHIJKL। आप अपने अकॉर्डिंग रखिए चलिए नाम, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें 9 आयत बैठ रही हैं, आप नाम चेंज करके देखिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। वह परस्पर परिवर्तन ज्ञात कीजिए जो समीकरण 27 जमा 9 भाग 6 गुना 2 माइनस 5 बराबर 10 में से दो चिन्हों को आपस में बदलने से वैध बना सके। वैध बनाना है आपको, किस तरीके से बनाना है, तो आपको जो बनाना है, एक तो कैमरा ना सच में मेरे, चलिए इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक समीकरण, ये चिन्हों का उपयोग करके आपको समीकरण बनाना है और आंसर बनाना है कि किसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें से बी विकल्प जो है वो आपस में बदलने से वैध बना सके। वैध बनाना यानी कि ऐसा ही बन ही नहीं रहा है, बाकियों से बन रहा है। 27 भाग 9 प्लस 6 गुना 2 बराबर -5, 3 जमा 5 10 आ रहा है बाकियों का आंसर, परंतु जो बी है उसका नहीं आ रहा, उसका 29 आ रहा है। ये तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चिड़ियाघर में कुछ सिंह हैं, कुछ तोते हैं। अनुरक्षक ने सिर और 50 टांगें गिनी। सिंहों की संख्या क्या है? तो माना की संख्या x है, तोते की संख्या 15 - x, ठीक है, 4x, क्योंकि इसमें आप तोते के तो 2 पैर हो गए हैं और सिंह के 4 पैर हो गए हैं, तो 4 गुना x जमा 2 और 15 - x, ठीक है। एक बार इसमें देखती हूँ मैं, कहाँ है, सॉरी, अनुरक्षक ने 15 संख्या दी गई है भाई यहाँ पर। देखिए चिड़ियाघर में कुछ सिंह हैं, कुछ तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 सिर और 50 टांगे गिनी, सिंहों की संख्या। तो आपको पता ही है कि टांगे कितनी होती है, सिंह की 4 और तोते की कितनी होती है, 2। अब क्या करेंगे कि माना संख्या x है और तोते की संख्या 15 - x हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें x निकालना है, हमें x आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माना सिंहों की संख्या x और तोते की संख्या 15 - x, तो 4 मल्टीप्लाई x + 2 ब्रैकेट 15 - x इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, इनको 4 की गुना हम जब x से करेंगे, 4x जमा 15 दूनी 30 - 2x, इस ब्रैकेट की जो है, ये जो ब्रैकेट है इसकी गुना हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 50, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 20, तो जब हम इसको 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि सिंहों की संख्या कितनी है, 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। गुलाब, कमल, ट्यूलिप, गुड़हल, यानी कि देखो चारों में कमल अन्य 3 से भिन्न है, क्योंकि कमल कीचड़ में पाया जाता है और लेकिन अन्य कीचड़ में नहीं उगते। जैसे कि आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि कभी कभी आपसे क्या पूछ ले जाता है कि आपसे स्थल पर चलने वाले 3 जीव होते हैं और एक जलचरी होता है, ठीक है। जैसे मान लिया शेर पूछ लिया, बंदर पूछ लिया, कुत्ता पूछ लिया और इसमें एक मछली पूछ ली, तो इसमें से भिन्न कौन से है, तो आप मछली का कहेंगे। तो ऐसे ही इसमें सबसे आपको दिमाग खुद लगाना है कि कमल, ट्यूलिप, गुड़हल और गुलाब, ये सारे तो पौधे पेड़ पर उगते हैं, परंतु जो कमल है
कमल जो है कीचड़ में पानी में उगता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रृंखला 1/1296 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, 1/36 और 1/6 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें आपको, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सीधा सा एक लॉजिक लगाओ कि 1/6 हो गया और 6/2 में 36 जा रहा है, ठीक है। तो जब इसमें 1 जा रहा है, फिर आगे वाले में 2 जाएगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ 1 स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। 6 का 2 36 और 6 की क्यू कितनी बैठेगी, 1/216। तो आंसर इसका सी हो गया है 216, ठीक है। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और अंत में 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक बिंदु से उसकी निकटतम दूरी क्या है? देखिए, इसको बनाने के लिए आप इस तरीके से मैप बना लो। सबसे पहले तो आपको दिशाएं ज्ञात करनी होती है। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ बच्चों से एक ही बात बोलती हूँ कि आप ना इसमें सबसे अच्छा आपको लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले आप दिशाएं बता लो, जिसकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कैसे? इसने पहले बोला, ये लीजिए, थोड़ा कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, आपको उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं ये फोकस नहीं हो पा रहा ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, ठीक है। इसने कहा एक व्यक्ति पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि यहाँ, ठीक है, इधर चल रहा है, ओके। फिर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर का है हमारा, उत्तर ऊपर है, ये हमारा 2 किलोमीटर चला। पहले इसने ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, फिर पुणे 2 किलोमीटर पूर्व यानी कि हमारे इधर है पूर्व, 2 किलोमीटर यहाँ चला। फिर अंत में 14 किलोमीटर यानी दक्षिण नीचे की ओर आगे 14 किलोमीटर ये यहाँ चल गया, इस पर, एफ पर। तो इसने पता है आरंभिक दूरी से निकटतम दूरी क्या है, यानी कि यहाँ एफ से लेकर ई तक की दूरी बतानी है आपको, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ए से लेकर एफ, ए एफ, ठीक है, और इक्वल टू ए बी 3 किलोमीटर था और बी एफ हमारा कितना है? बी एफ हमारा 14 है। तो इसको हम ए एफ निकालने, ए ई निकालने के लिए, यानी कि ए ई एफ निकालने के लिए, यानी कि ये गंतव्य दूरी को निकालने के लिए 14 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, वैसे आप इसको पाइथागोरस प्रमेय भी लगाकर चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, पर मैंने आपको सिंपल कराया। अब नेक्स्ट, एक्स के लिए सही विकल्प चुनिए। कार, गैरेज, हवाई जहाज। अब एक बात बताओ, कार गैरेज में रखी जाएगी और हवाई जहाज कहाँ? हैंगर में, ठीक है। जिस प्रकार कार को गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज को हवाई पट्टी के हैंगर पर रखा जाता है। हवाई पट्टी तो देखी होगी आपने, जहाँ से प्लेन जो प्लेन होता है वो खड़ा रहता है। अब आ जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब देखते हैं इसको, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को हटाएगी, ठीक है। 7, 11, 6। अब इसमें पता है, आप एक लॉजिक लगाओ, 7 + 6, ठीक है। 7 + 6 कितने? 7 और 6 13, 13 में से 2 गए 11। यानी कि जब आप इन दोनों को, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर से आ जाओ, चलो, इसको और इसको जोड़ा 6 और तो इसको जोड़ा 6, 7 और 6 13, 13 में से 2 गए 11। अब इधर आ जाओ, बी 8, 5 कितना? 13, 13 में से 3 गए 10, क्योंकि यहाँ 2 घटा रहा है, फिर यहाँ 3 घटाएगा और फिर नेक्स्ट में 4 घटाएगा, ठीक है। 9 + x, आप x ले लो इसकी जगह लेना चाहो तो, पर अब यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है। 9 और 6 15 और 15 में से 4 गए, यही आएगा ना। तो हमने x मान लिया, इसको x निकालोगे तो 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर 6 सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आपको मैं पूरा पेपर करा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पीआरटी का पेपर है,
ये आपका अभी 2018 का पेपर है और काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें पीआरटी का पेपर करवाइए, आपके मैसेज भी आए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट है अंक गणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता। इसमें देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैथ्स के तो आप खुद ही करिए, वैसे मैं आपको बताऊंगी। 30 विद्यार्थियों की एक संख्या कक्षा है, ठीक है। 15 विद्यार्थियों ने कंप्यूटर विज्ञान लिया, 10 ने कंप्यूटर विज्ञान लिया परंतु इलेक्ट्रॉनिक नहीं। इन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लिया परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं, ठीक है। इसमें आपको नोट भी दिया जाता है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा के लिए या तो कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको सॉल्व दिखा रही हूँ। इसने इसको समीकरण के द्वारा किया है, समीकरण 1 और 2 बनाकर। आंसर इसका वैसे आ चुका है 15, तो आंसर इसका सी है। ये होमवर्क मैं आपको देती हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मुझे दिखाइए कि आपने क्या किया। 42 क्वेश्चन नंबर, चलिए। यदि p ब्रैकेट n इक्वल टू 2.42 घात इसकी 2n+1 है, 3n की का क्यूब n+1 सभी n, ठीक है, के लिए से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसका आंसर 11 आ जाता है। नेक्स्ट, एक बढ़ई को 192 खिड़कियों के ढांचे बनाने के लिए रखा गया। पहले दिन 5 ढांचे बनाए और प्रत्येक अगले दिन उसने उसके बाद पिछले दिन से 2 ढांचे अधिक बनाए। उसे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ये भी आप कर लो, ठीक है। इसमें बी आंसर दिखा रहा है कि 12 दिन लगेंगे, पर सॉल्व आप ही को करना है। ये क्वेश्चन मैं आप ही को दे रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो प्रत्येक बार 2 शेषफल छोड़ते हुए 132 और 77 का विभाजित करे। तो इसमें देखो इसने क्या किया, सॉरी, इसमें क्या किया है, 132 में से 2 घटाए 130 और 77 में से 2 घटाए 75। अब इसने इसका लघुत्तम एलसीएम महत्तम सामवर्तक ज्ञात किया, तो आंसर संख्या 5 आ जाएगी। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेना, 130 का और 75 का, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 45। दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 432 और 72 है। यदि संख्या 144 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको इसमें सीधा सा एक काम करना है, जो संख्या आपको दी गई है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 432 गुना 72 बटे 144 रख दीजिए, आंसर आपका 216 आ जाएगा। नेक्स्ट है 46। वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसमें 6, 10, 15 और 30 से विभाजित करने पर शेष 2। इसका सीधा सा क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम आपका आएगा 30 और एलसीएम आने के बाद इसमें 2 जोड़ दो, शेष प्राप्त करने के लिए 32 आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2n + 2n - 1 अपॉन 2n + 1 - 2n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अब आ जाएगा नेक्स्ट, अल्फा और बीटा समीकरण को ज्ञात करना है। ओके, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हैं तो अल्फा बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर वैसे b है, 3abc - b³ अपॉन ac²। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दे दिया इन्होंने, ताकि बच्चे कैलकुलेशन में ही लगे रहे। ओके, नेक्स्ट है, एक संख्या को जब 20 से कम किया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के वियुक्तक्रम से 69 गुणा के बराबर होता है। संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। इसमें आंसर इसका है सी 23। तो आपको 23 निकालना कैसे है, बहुत इजी है, आप निकालिए। नेक्स्ट है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु 3/4 के अनुपात में है। 4 क्या है ये, नेक्स्ट एक मिनट, 4 वर्ष 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 2:3 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसका सीधा सा आंसर देखो, बहुत इजी है। आयु के क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। माना भाइयों की वर्तमान आयु क्रमशः 3x और 4x है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व भाइयों की आयु कितनी थी, 3x - 4, 4x - 4। अब इन दोनों को क्या ले लेंगे,
बटे कर लेंगे 3x-4 का अपॉन 4x-4 इक्वल टू 2/3। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 तिया 9x-4 4 तिया 12 इक्वल टू 8x-8। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। भाइयों की वर्तमान आयु कितनी होगी? 12 वर्ष और 16 वर्ष, यानी कि आंसर कितना होगा? 12 और 16, यानी कि आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है। यदि एक राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि 2% अधिक दर पर निवेश किया जाए तो 56 रुपये अधिक मिलते हैं, तो धनराशि ज्ञात करना है। इसमें आपको सीधा सीधा क्या लगाना है? माना धनराशि x है, ठीक है, और इसमें आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगा के संख्या बराबर रख दो और आंसर आ जाएगा 700 रुपये। ठीक है, ठीक है, 7000 नहीं आएगा, 700 आएगा, क्योंकि इसने धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि उसे कितने % पर उसको मूल धनराशि क्या थी, उसको जो इतना ब्याज मिला। ठीक है, इसने आपको समय भी दिया 4 वर्ष, आपको दर दे दी 2% और इसने आपको अधिक दर पर निवेश किया जाता है 56 रुपये अधिक मिलते हैं। धनराशि ज्ञात करनी है 700। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 52। 35 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपसे बता रही हूँ कि आप ना ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, 35 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि समूह में 36वां व्यक्ति शामिल किया जाता है तो औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 36वें व्यक्ति का भार क्या है? तो इसका आसान सा है कि आप क्या करेंगे, इसको 36वां जो व्यक्ति है उसको कितना 47.85 से आप करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 36वां व्यक्ति का निकालना है। ठीक है, 36 गुणा 48 कर लिया और माइनस 35 ब्रैकेट 47.5, तो दोनों को इसमें से घटा देंगे, भार आ जाएगा 65.5 वर्ष। वैसे इस प्रश्न को ना आप याद कर लीजिए, इसका बहुत बार पूछा जाता है, तो आंसर मोस्ट ऑफ यही होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। 53 क्वेश्चन है। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष, बी और सी की 17 वर्ष, सी और ए की 20 वर्ष। बी की आयु क्या है? इसकी आयु आपको बतानी है। इसका आंसर वैसे आ जाएगा आपका 15 वर्ष आ जाएगा। और इसको ना पता है इजी वे में क्या करो, ए और बी को क्या करो, आप गुना कर लो, तो 36 वर्ष हो गया। बी और जब सी को गुना करोगे 2 से 34 वर्ष हो जाएगा, और जब ए और सी को 2 से गुना करोगे तो 40, यानी कि 18 दूनी 36, 17 दूनी 34 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। और इसके बाद आप तीनों का क्या करोगे, आप इनको जोड़ो, क्योंकि बी का कॉमन हो गया हमारा, ए प्लस बी सी, क्योंकि बी हमारा जब कॉमन हो जाता है तो वहाँ पे 2 होगा, तो 2b + 40 = 70, b = 30/2, तो 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष इसकी आयु हो गई। ये बहुत प्रश्न आता है कई बार। अब आ जाता है नेक्स्ट। कार्तिक को 2017 में 5000 की छात्रवृत्ति और 2018 में 8000 की छात्रवृत्ति मिलती है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी कि इसमें आपको प्रतिशत बताना है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई छात्रवृत्ति के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, प्रश्न इजी है। छात्रवृत्ति में वृद्धि कितनी हुई है? जब पहले थी 5000, 2017 में थी 5000 और 2018 में कितनी होगी 8000, यानी कि 18 से जब हम तुलना करते हैं 17 से 18 की, तो 8000 में से 5000 घटा दी 3000 आ गया। हमारी मूल वृद्धि तो वही होगी। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, कितने पे हमें वृद्धि मिल रही है, तो 3000 बटे 5000 पर, क्योंकि हमारा 2017 का वृद्धि दर यही है। 3000 बटे 5000 गुना 100 = 60% की वृद्धि छात्रवृत्ति के अंतर्गत हो रही है। देखिए, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रही हूँ, बार बार ऐसे बोल रही हूँ, आप इसे पूरा देखें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। रितु का वेतन 10% बढ़ा एवं फिर 5% और बढ़ा। यदि वर्तमान वेतन 9240 हो तो उसका पिछला वेतन क्या था? ठीक है,
अब देखो, जब मैंने वृद्धि दर होता है ना, जब किसी भी चीज़ में वृद्धि होती है तो उसमें 100 पर 10% बढ़ता है, और अगर हानि होती है तो 100 में से घटता है। तो पिछला वेतन x मान लिया, x गुना 110, यानी कि 10% बढ़ रहा है। 110/100 गुना 5% फिर बढ़ रहा है, तो 105/100, ठीक है। और टोटल वेतन कितना बता रही है, वो टोटल बता रही है 9,240। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। इसका 8,000 रुपये जो है मूल वेतन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। 56 क्वेश्चन है ये। एक पाठ्य पुस्तक पर 15% की छूट मिलने से अभिनव 75 रुपये बचाता है। उसने पुस्तक पर कितना व्यय किया, यानी कि उसने खर्च कितना किया, ठीक है, एक पुस्तक पर। मैंने आपको बताया था, जब छूट होती है तो छूट मिलती है तो हम उससे हमेशा घटाते हैं। तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया, क्योंकि अंकित मूल्य दिया ही नहीं गया, बस उसने बताया बेचता है, बचाता है मतलब। तो x गुना 85/100 इक्वल टू x माइनस 75। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17x इक्वल टू 20x माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 75। तो 3x हो जाएगा, इसमें से x गया, 20 में से 17 गए, कितना 3x आ गया। और 20 गुना 75, अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे, x इक्वल टू 20 गुना 75/3, तो आंसर आ जाएगा 500 रुपये। यानी कि 500 में से 75 गए 425 रुपये की, ठीक है। उसने 425 रुपये की वो पुस्तक खरीद ली। अभी ना, वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया। अब नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में करते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कई बार क्वेश्चन कर, इसको पता है आप कैसे कर सकते हैं? समीकरण ए बी और सी लगाकर, वही सेम प्रोसीजर होगा और बहुत ईजी है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 30 दिन। ये आप खुद करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये मैं आपको पेपर पूरा करा रही हूँ ताकि आपको, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ए और बी क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 28.5 किलोमीटर है तो कब मिलेंगे? तो इसमें आप कब मिलेंगे, ठीक है। माना वह x घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 4 गुना x प्लस 55, सॉरी 5.5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 28.5। अब आपको दिख रहा होगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 घंटे आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो आपको के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, आप खुद करिए। 2 नल एक टंकी को कम से, पाइप टंकी वाला तो आप चैप्टर करके जाएं। 2 नल एक टंकी को कम से 12 और 15 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पूरा भरने के बाद टंकी को एक पाइप द्वारा 20 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब टंकी खाली थी तभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। कितनी देर में टंकी भर जाएगी? ठीक है, ये भी इजी है। 3 टंकी एक समय में खोलने पर टंकी को भरने में लगा समय कितना है? 10 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट है। देखिए, एक बैग, देखो इसका ना इजी है। देखो इसको ना 1/, इसने इसको माइनस कर दिया क्योंकि जब खोली, जब भरी तो प्लस कर दो 1/12 जमा 1/15 ब्रैकेट बंद करके, और जब खोली 1/20। इसको सॉल्व करके जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। अब नेक्स्ट, एक बैग में 1.5 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के इतने हैं, यानी कि 1/2 3:4 अनुपात में। यदि बैग में कुल 80 हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई ये सिक्कों वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी बैठता है। आप इसको, मैं क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो कौन सा क्वेश्चन आया था, और इसे सॉल्व करके आंसर ज़रूर दे देना आप नीचे। आंसर भी मैंने आपको बता ही दिया है, डी है 40 48 64, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, हिंदी बोध। देखिए हिंदी भाषा जरूर आती है, हिंदी बोध एक्चुअल में ना समय कम होता है, प्रश्न ज़्यादा होते हैं, तो कोई बात नहीं, पेपर तो है ही भाई। सादा शब्द का भाव वाचक संज्ञा रूप। सादा क्या होता है? सादा, सादे, सादगी, सादी या सीधा। तो सादगी, जो मतलब जो सादा इंसान होता है वो सादगी से भरपूर रहता है, ठीक है। इनमें से सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है। कोई, आप, नहीं, तुम, क्या उनसी नहीं है? नहीं, ठीक है। बाकी सर्वनाम है, कोई, आप या तुम। अन्य दिखा रहा नहीं है। नदी से पद का बहुवचन रूप क्या है?
नदी से क्या बैठता है, नदी से पद का बहुवचन रूप नदियों बैठता है, नदी से नदियों। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन गाता है। यह वाक्य संधिगत वर्तमान काल में होता है। जैसे क्या होता है, मोहन गाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता है का पद का परिचय दीजिए। इसका पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन कर क्या रहा है, पुस्तक क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका सकर्म क्रिया है, काम कर रहा है, कृतवाच्य भी है, वर्तमान काल में है हमारा वाक्य, और पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पर कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ता है। ठीक है, कृतवाच्य कर, वर्तमान काल में हमारा सेंटेंस पढ़ता है यानी कर रहा है वो, पुल्लिंग मोहन है मतलब पुरुष है इसमें। ठीक है, एक वचन मोहन का ही है ना, एक ही वचन है ना, बहुवचन तो नहीं, बहुत सारे लोग थोड़ी हैं, मोहन ही तो है। और क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, क्या करने का, पुस्तक पढ़ने का। तो साकर्म क्रिया कृतवाच्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन, इसके कर्म पुस्तक के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कहते हुए यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सिपियों से व्यक्त 2 मोती पड़े। ठीक है, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ। अब देखो इसमें जो है, इस पंक्ति में जो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसने कहता कहते हुए यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े मानो, यानी कि किसके आंसू गिर गए, पार्थ के। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, डी। अब नेक्स्ट चलते, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार जो रस होता है उसका रति होता है भाव, क्या स्थायी भाव क्या होता है, रति, सी। शोक क्रोध रति भय, देखो इसमें स्थायी भाव पूछ रहा है, शोक तो होगा नहीं, क्रोध भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, रति होगा। आपको ना जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है इसमें से। अब जैसे ये है, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, श्री गणेश, यह कौन सा मसास है। ठीक है, कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययभाव द्वंद, तो इसमें आपको बहुब्रीहि समास दिया गया है। जैसे कि जिसमें जैसे नीला हो, कंठ जिसका नील है, कंठ जिसका शिव, वीणा है जिसके हाथ में सरस्वती, त्रिनयन, कौन है त्रिनयन, शिव, गजानन, गज का अनन है जिसका गणेश, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट पर। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है, कुबल, कुबल तो नहीं बनेगा, प्रबल बन जाएगा। आप लगा के देख लो आगे ये शब्द को ना, आप इस शब्द को आगे जोड़ के देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नाबल भी नहीं बन पाएगा और लाबल भी नहीं बन पाएगा, तो प्रबल बन जाएगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य को पहचाने। पिताजी पुस्तक लाए, गायत्री ने गीत गाई, हमने तुमको देखा, दिनेश ने पत्र लिखा। तो गायत्री ने अशुद्ध पूछ रहा, देखो पिताजी पुस्तक लाए सही है, हमने तुमको देखा भी सही है, और दिनेश ने पत्र लिखा भी सही है, परंतु गायत्री ने गीत गाई ये गलत है। आंसर होगा गायत्री ने गीत गाया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, तो इसमें वह 2 पत्र लिखेगा, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे कि क्या होता है, आंसर होगा डी, उससे वह 2 पत्र लिखेगा, कृतवाच्य बताना है आपको इसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 72 पर। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय यह कौन सी संधि है, तो सूर्योदय हो रहा है तो इसमें आएगा गुण संधि, क्या कर रहा है, सूर्य का गुण दिखा रहा है, तो सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सुमिलित करना है इस प्रश्न को, आपको अगर आपको याद है तो कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए, है ना, ये तो आप सीरीज ही आपको याद करनी होगी, मेरे को तो याद है, बाकी आप याद कर लो। इसमें आंसर है सुमिलित करना है इसमें, तो इसमें डी आंसर होगा, ए आ। ठीक है, कर्ता ने क्या करा, कर्ता ने कर, संबंध कारक कौन सा है, आ का, संबंध अधिकरण। ठीक है, अधिकरण भी पढ़ा होगा आपने, ई में अधिकरण कारक, में कर्म कारक को। ठीक है,
ये रिलेटेड होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरु, विटप, पेड़, मंजरी। इसमें मंजरी नहीं होगा क्योंकि मंजरी एक फूल का नाम है, ठीक है। उसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम, आस्तिक, कृतज्ञ, निश्चित। देखो ममता नहीं है, निर्मम है, यानी कि उसके हृदय में तो ममता ही नहीं है। अब इसमें सुमलित करना है, मतलब कि आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं आपको एक आइडिया हो ही रहा होगा कि पीआरटी में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। बाकी आपको अगर मेरे से और भी प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर्स लेने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है सुमलित कीजिए। आग बबूला होना, ये तो इजी है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध होना, घुटने टेकना, अड़चन डालना, है ना? नहीं, घुटने टेकना, तुमने तो घुटने टेक दिए, इसका आंसर क्या होगा? हार मानना। जमीन पर पैर ना पड़ना, अधिक घमंड करना, कहते हैं आज तो मेरी जमीन पर पैर नहीं रहे, तो घमंड करना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, है ना? ये आपके मुहावरे हैं, मुहावरे जाके आप याद कर लीजिए। कोई भी किसी भी पब्लिशर की बुक ले लो मुहावरों के लिए, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे ये तो कॉमन होता है, इसमें ज़्यादा। बकरी क्या करती है? मिमियाती है, भिनभिनाती है, हिनहिनाती है, चिंगाड़ती है। तो बकरी मिमियाती है। क्या करती है बकरी? मिमियाती है। बकरी की आवाज़ तो आपने सुनी होगी। नेक्स्ट, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या है? कृतज्ञ का है कृतघ्न, ठीक है। अब इसको देखिए फिर सुमिलित करना है। ऊँटों का क्या है? ऊँटों का क्या है? काफिला, ठीक है। ऊँटों का क्या होता है? काफिला। नावों का क्या होता है बताइए? बेड़ा। रुई की क्या होता है? रुई का, हाँ जी बताइए, रुई का ये ना आपको एक मिनट यहाँ पर है ना, हम लोग ऊँटों का तो हो जाता है नहीं, ऊँटों का हो गया काफिला। नावों का हो गया है बेड़ा। बच्चों की हो गई टोली, रुई की हो गई गांठ, ठीक है। इसको आप मिला लो। इसमें आंसर गलत दिया गया है पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो आई प्रत्यय, बुनाई, आई, ठीक है, आई डी। अब इंग्लिश लैंग्वेज पर आ जाते हैं। इंग्लिश का पोर्शन मैंने आपको देखिए रीजनिंग करा दी है, हिंदी करा दी है, आपकी मैथ्स करा दिया है, ठीक है, और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस थे वो करा दिए। आप चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, देखिए किस तरीके के आते हैं। 81 से 82 फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा? डी, अबाउट। अबाउट दी प्रॉब्लम, किसकी डिस्कशन करना है आपको? प्रॉब्लम के बारे में। डिस्कस, इसका एग्जाम्पल जैसे इसने दे दिया, डिस्कशन विद द समबडी अबाउट ऑन समथिंग। वी हैड अ डिस्कशन विद दैम अबाउट द फ्लड इन बिहार। नेक्स्ट, ए टीचर मस्ट हैव कंट्रोल हिज क्लास, क्या आएगा? ओवर, विद, ऑन, इन। अब जब टीचर क्लास को कंट्रोल करेगी तो क्या आएगा? इसमें आएगा आपका ए, ओवर, ओवर हिज क्लास। ए टीचर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिज क्लास। नेक्स्ट, हु डिड द मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ। बाय whom was the mischief done? Who was this mischief done by? ओके, इसमें आपको ना चेंज द वॉइस करने हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस वाला हिसाब है, इसमें सेंटेंसेस चेंज कर रहे हैं आपको, तो इसमें इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बाय प्लस हूम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो बाय whom was this mischief done, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट शाउट एट दैम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यू आर कमांडेड नॉट टू शाउट एट दैम, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है? इडियम फ्रेज है, नहीं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रिंटेड इन बोल्ड
आइडम फ्रेज यानी, अच्छा अच्छा ठीक है, अबव बोर्ड, ठीक है, अबव बोर्ड है। तो इसमें आपको आंसर बताना है, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, टू बी पनिश्ड, ऑब्लाइजिंग ईच द अदर म्यूचुअली एंड शॉर्ट ऑफ मनी। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर चावला इज अ मैन ऑफ पार्ट्स ऑफ कैलिब्रा। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है, तो आप याद कर लेना, ओ बी, ठीक है। और सुपीरियर एबिलिटी, मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है, ऑफ सुपीरियर एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आप कर सकते हैं ग्रामर की बुक में जाके, पर मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पर। माई मदर सैड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो मम्मी ने उसकी कहा कि एक पृथ्वी ऐसा ग्रह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आपको इसको इनडायरेक्ट वे में बताना है ना, तो आप क्या बोलेंगे, माई मदर सैड दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ओके। नेक्स्ट, बहुत काफ़ी लंबा एक क्वेश्चन पेपर है, ये आपका पेपर है पीआरटी का, इसको आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं आप। आई सेड शी हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2000, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाना है स्पीच इसको आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, आई सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 2000। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है, आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे ज़रूर। तो इसमें क्या करना है, ही इज़, ठीक है, द न्यूटन ऑफ आवर डे। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके आगे क्या लगता है आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा कि उसके आगे हम दा का ही यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास वॉज द स्पीकर ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है दा, सॉरी, द कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो दा लगाया। तो जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ होती हैं आर्टिकल में जब हम यूज़ करते हैं उसका, तो हम ए, दा, एन इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो फेमस के साथ हमेशा दा का, दीगा। मैंगो आर सोल्ड बाय, ठीक है, किलो, एक्स बाय डजन। अब इसमें आपका एक्स से तो आप बता सकते हैं डी, पर इसमें क्या होगा, जैसे डी आएगा, दी आएगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर जो है वोवेल तो आया ही नहीं है। वोवेल का अगर आप यूज़ करोगे ए और एन का, यहाँ पर फर्स्ट का किलो आ गया, आगे आपका डी आ गया, तो आप ए और एन का तो बनता ही नहीं, ए एन का, तो यहाँ पर डी और दी आएगा। जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो एंड एग्स बाय द डजन, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सुटेबल टेंस ऑफ द गिव सेंटेंस। आपको इसमें सुटेबल टेंस बताना है, ये टेंस कब का है। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours when you came, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है आप बताओ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि काम जो है चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours when you get there। तो इसमें कौन सा टेंस है आप बताइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी फ्यूचर में वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्शन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच बतानी है, ये भी आप पढ़ के जाओ। आजकल कंपटीशन इतना हो गया है कि पेपर का अच्छा खासा लेवल रखा जा रहा है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, एंथीथाइज, ठीक है। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, तो इसमें आ गया मेटाफर। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्पीच डू बोल्ड वर्ड शो, शी ब्रॉट मी राउंड टू हर व्यूज। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो का एडवर्ब है ना, राउंड, इसमें एडवर्ब है। माई हाउस इज राइट डाउन हिज स्ट्रीट, इसमें क्या आएगी, प्रीपोजिशन है डाउन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, When the boy saw a wolf, he ran away, ठीक है। बॉय ने किसको देखा, वुल्फ को देखा, और वो वहाँ से भाग गया। तो आंसर इसका सी, कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स हो गया ना, सिंपल है, कंपाउंड है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इसका, देखिए इसका जो पार्ट 2 है ना, मैं आपको जो मेन पेपर का पार्ट 2 है, मैं आपको ना ये अभी मैंने आपको 100 करा के हट जाती हूँ, उसके बाद मैं पार्ट 2 आपको कल डाल दूँगी आपके लिए। पर हाँ, आप कल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना आपका फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और साइकोलॉजी बहुत मेन पार्ट होता है पीआरटी के पेपर के लिए। पार्ट 2 मैं आपको कल करवाऊँगी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं टोटल। चलिए, आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव, क्या है, आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्ट बार्किंग, ठीक है, पॉजिटिव है। अब सिलेक्ट द करेक्ट क्लोज बताना है, यार ये क्लोजेस भी, आप क्लोज भी पढ़ के जाना। आप ना ग्रामर का पोर्शन लिख लो, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस हैं आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्लोज पढ़ के जाओ, आर्टिकल पढ़ के जाओ, और प्रीपोजिशंस पर, प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाओ अच्छे से। नेक्स्ट है द मैन हुज हाउस वॉज बर्न डाउन लेफ्ट द विलेज, ठीक है, क्लोज बताना इसमें। तो जब इसमें हम बात करते हैं तो नाउन क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है। तो इसमें द मैन हुज हाउस वॉज बर्न डाउन लेफ्ट द विलेज, ठीक है, तो इसमें जो है एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, उसका जो है घर जो है जल रहा था ना, ओके। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, ये वही मतलब कि ये वही प्लेस है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था या हैपेंड हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, नाउन क्लोज है, नोन ऑफ अबव, तो इसमें आपका सी होगा, नाउन क्लोज है, ठीक है। संज्ञा दी गई हुई है इसमें, क्या, दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका जो पार्ट 2 है मैं आपको करवाऊंगी, कब करवाऊंगी, ये मैं आपको करवाऊंगी कल, पार्ट 2 कल कराऊंगी। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया पीआरटी का, ये आपका DSSB का एग्ज़ाम है पीआरटी का, जो कि कंडक्ट किया गया था 2018 में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सॉल्व पेपर्स हो गए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बाय, थैंक यू।